हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का एसिड बेसिन सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 6, केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो केमिकल ऑब्टेन होते हैं कॉमन सॉल्ट से सिर्फ उन्हीं को हमें यहाँ पे देखना है। एक दो केमिकल्स और भी हैं जो हमारे सिलेबस में, उनको भी हमको साथ ही इसी वीडियो में जो है उसको स्टडी करना है। अब जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, अगर उनका पीडीएफ लिंक चाहिए तो वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ होंगे उनको अगर एनालाइज करना चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस को वीडियो को देखने के बाद कि कितना हमको वीडियो से समझ आया, तो उसको भी एज अ लाइव टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ होंगे वही सेम टू सेम रैंडम फॉर्म में आएंगे, उनमें जो ऑप्शंस होते हैं वो भी एकदम शफल हो जाएंगे और फिर तुमको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि हाँ जो भी हमने वीडियो देखी क्या वो समझ में आई या जस्ट हमने सिर्फ रट ही दिया वहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ये वीडियो है इसी का लाइव टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे www.bettermindclasses.com के ऊपर जाके बहुत सारे वहाँ पे जो लाइव टेस्ट है वो वहाँ पे अवेलेबल है, उनको जाओ और वहाँ पे अटेम्प्ट करो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इनमें से कौन सा जो केमिकल है जो कि कॉमन सॉल्ट से नहीं बना है। सबसे पहली चीज़, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखना पहली बात तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। मतलब जो चीज़ में Na प्रेजेंट होगा और जो चीज़ में Cl क्लोरीन प्रेजेंट होगा, सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट होगा जिस चीज़ में, यानी कि वो चीज़ तो मान के चलो कि वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से बनी होगी, कॉमन सॉल्ट से बनी होगी। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कौन है? हमारा कॉमनली जो यूज हमारा सॉल्ट हो रहा है घर में, खाने का नमक, NaCl। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो NaCl का फॉर्मूला ये तो हमें पता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला सबको याद होगा। लेकिन अब जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ये तो इन्होंने कॉमन नेम दे रखा है इसका। अब इनका भी फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला जो होता है हमारा ये क्या होता है। कॉस्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब मैं यहाँ पे सबके फॉर्मूले नहीं बता रहा क्योंकि आगे इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो क्योंकि फिर वहाँ पे तुम्हें आंसर पता लग जाएगा ना उन क्वेश्चन का, इसलिए अभी इनके आंसर नहीं बता रहा हूँ। अभी सिंपली यहाँ पे जस्ट इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सी यानी कि जिप्सम, जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। यानी कि यहाँ पे तुम्हें कहीं भी ऐसे लिखा Na या Cl की बात आई नहीं आई, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिप्सम। वो हमारा कॉमन सॉल्ट से नहीं बन रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मतलब क्या चीज़ होती है? वॉशिंग सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है या जिप्सम होता है? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, तो NaOH जो होता है उसका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं उसे। तो ये नाम इसका याद रखना कि NaOH का नाम हमारा क्या है? कॉस्टिक सोडा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कॉस्टिक सोडा क्या चीज़ होती है। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ब्राइन इज, ये कह रहे कि जो ब्राइन होता है वो हमारी क्या चीज़ है? कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, या फिर NaCl का कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, या फिर NaHCO3 का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, या फिर HCl का कंसनट्रेटेड, मतलब इन सब में से किसका कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है? तो देखो NaCl हमारा क्या होता है कि कंसनट्रेटेड जो NaCl कह रहा हूँ, ब्राइन हमारा क्या होता है? NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। मतलब ऐसा समझो, एक तुमने ग्लास लिया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नमक तुमने उसमें घोल दिया, एकदम खतरनाक, मतलब हाईली कंसनट्रेटेड अगर सोल्यूशन है NaCl का तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए फिर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी NaCl है। ऑप्शन नंबर बी में है ना NaCl, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि when electricity is passed through the brine which of the following is obtained। जब भी हम क्या करते हैं, ब्राइन हमारा क्या था? कंसनट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड NaCl का जो सोल्यूशन है, जब भी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि तो इन सब में से क्या चीज़ ऑब्टेन होती है? तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है। अब देखो हैं सबके सब में NaCl ये सब चीज़ें ही आ रही है। तो ये तो देखो सिंपल रिएक्शन वाली चीज़ है कि रिएक्शंस हमको पढ़नी है अपनी बुक में और वो याद होनी चाहिए। तो जब भी हम NaCl को हम जब भी वो करते हैं, जब भी इसको तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकल रही होती हैं। तो देखो सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा निकल रहा होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी हम जिसे बोल रहे थे। क्लोरीन की यहाँ पे गैस निकलेगी और जो थर्ड हमारी चीज़ है वो निकलेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दो चीज़ें यहाँ पे निकल रही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस से प्रोड्यूस, जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो दो गैस निकली, एक तो निकला क्लोरीन और एक तो निकला हाइड्रोजन, और बाकी तो NaOH निकला। वो कोई गैस तो है नहीं, वो तो एक्वस सोल्यूशन है उसका। तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगी? एनोड पे होगी, कैथोड में होगी, या सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी क्लोरीन गैस, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो एक चीज़ समझो, देखो क्लोरीन गैस क्या है? क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा समझो, क्लोरीन के पास है यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाली जो चीज़ है वो कहाँ पे मिलेगी हमें? वो कहाँ जाना चाहेगी भाई? ये पॉजिटिव चार्ज वाले के पास गई होगी। अब इन सब में से कौन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है? एनोड होता है या कैथोड होता है? देखो सोल्यूशन की तो बात ही नहीं आई, अभी तो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ के पास जाएगी। तो एनोड है या कैथोड है? तो देखो नेगेटिव चीज़ को हम बोलते हैं एनायन। और एनायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनायन मिलता है एनोड के पास, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव है, तो जो क्लोरीन गैस है वो हमारी कहाँ पे निकलेगी? एनोड पे निकलेगी। तो ये चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप कहना है अगेन वही कि हाइड्रोजन जो गैस है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी? क्लोरीन का तो बता दिया एनोड। हाइड्रोजन जनरली क्या करता है? हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन भी होता है और सम केसेस में H नेगेटिव भी बनता है कभी कभी। ऐसा ही क्लोरीन का जैसे मैं बोला था कि जनरली Cl नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि Cl पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। आगे 11th वगैरह क्लास में जाके पढ़ोगे कि Cl पॉजिटिव भी यहाँ पे बन जाता है, वो अलग रिएक्शन से, उसकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल केस ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है? H पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा होगा एसिड्स में H पॉजिटिव ही तो निकलता था। तो H पॉजिटिव यानी कि ये किसके पास जाना चाहेगा? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा। नेगेटिव देखो H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, कैटायन किस पे जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए उसके पास जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन NaOH प्रोड्यूस। अब इलेक्ट्रोलिसिस जब ब्राइन का होता है तो NaOH कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है या एनोड पे होता है? अब देखो NaOH क्या एक सोल्यूशन है, तो NaOH का वहाँ पे सोल्यूशन बना हुआ होता है। तो ये कह लो कि सोल्यूशन के अंदर मिलता है, या ये कह लो कि सोल्यूशन ही NaOH का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का या ब्राइन सोल्यूशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी चीज़ को ब्रेक करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये फर्स्ट चैप्टर में की जो वीडियोस है उनमें मैंने अच्छे से समझाया था। तो ये कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो अब तुम्हें प्रोडक्ट याद करो। देखो प्रोडक्ट में क्या क्या निकल रहा था जब हमने NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था? NaOH निकल रहा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जिसने अगर बेस वाली वीडियोस देखी है तो उसे याद होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और ऑब्वियसली बात है वाटर के साथ मिक्स है, तो वाटर के साथ जो भी बेस मिक्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक तो एल्कली निकल रहा है, क्लोरीन गैस भी निकल रही होती है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन गैस का, अब देखो नाम का ऐसा है कि अब तुम ये लॉजिक नहीं लगा सकते यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन का नाम क्यों नहीं दिया। देखो दो चीज़ें वहाँ पे क्या निकल रही है? क्लोरीन और एल्कली निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस यहाँ पे इसको कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द टू प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस के दो प्रोडक्ट हैं जो हमारे, वैसे तो 3 निकलते हैं बट अभी निकल रहे हैं 2 की बात करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। अब ये कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो क्लोरीन, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, जो कि हमको क्लोरो एल्कली प्रोसेस से मिले हैं, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वहाँ पर, वो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? तो अब इस चीज़ को याद रखना। देखो यार उल्टा NaCl तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी वो तीनों, मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड हुई है वही सेम एकदम मिलाएं तो वापस बैकवर्ड भी हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होगी। हमें यहाँ पर मिलता है सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaClO। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर ना याद करने वाले होंगे, उनमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं, क्योंकि देखो रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें और कॉमन नेम से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, तो उनमें ऐसा नहीं होगा कि याद करने का कुछ बहुत ज़्यादा, याद करने करो मतलब समझने का कुछ बहुत ज़्यादा होगा। अब वो रिएक्शन दो चीज़ें मिलके ये बनता है तो वो बनता है, मतलब लॉजिक ऑल दो उसका लॉजिक है लॉजिक, लेकिन आगे जाके जो हायर क्लासेस हैं उनमें हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा कि याद करना है देखो तुम्हें चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यार इस वीडियो में ऐसे कैसे हो जा रहा है। अब देखो याद करने वाली कुछ पार्ट लॉजिकल होता है, देखो कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, तो अभी इस वीडियो में काफ़ी सारा याद करने का ज़्यादा रहेगा। चलो
अब आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज नोन है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? देखो डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है? डेका का मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, 10 क्रिस्टल हैं वाटर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो इसका सिंपल सा है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा कहते हैं इसे। देखो याद करने का था ना इसमें भी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश, सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो जब हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा, 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर वो तो हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं सोडा ऐश की, तो सोडा ऐश ऐसा समझो, जब तुमने वॉशिंग सोडा में से वो 10 क्रिस्टल वाटर के हटा दिए और सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा? Na2CO3 बचेगा। तो जब वो Na2CO3 बचा है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सोडा ऐश कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज। जब वॉशिंग सोडा का जो सोल्यूशन होता है, जब उसको हम वाटर में डालते हैं, तो किस तरीके का होता है? एसिडिक नेचर होता है, एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, या नन ऑफ दीज होता है? तो एक चीज़ समझो, वॉशिंग सोडा किससे बना है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और डेकाहाइड्रेट वो तो छोड़ो, बट सोडियम कार्बोनेट मेन कंपाउंड को देखो। सोडियम कार्बोनेट में, अब इसका ऐसा बहुत प्रॉपर लॉजिक नहीं कह सकते, बट इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। कार्बोनेट कैसे आया होगा? कार्बोनेट आया होगा कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड हमारा कैसे है? कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है ना अपना। अरे कार्बोनिक एसिड पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़, सोडियम कहाँ से आया होगा? सोडियम आया होगा बेस से। बेस कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? खतरनाक बेस है। अब एक चीज़ समझो, एक खतरनाक लेवल का बेस है और एक दूसरा थोड़ा वीक एसिड है, तो बेस खतरनाक और जो एसिड है, सॉल्ट कैसा बना है? यानी कि सॉल्ट हमारा एल्कलाइन सॉल्ट होगा, क्योंकि एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्ट होगा, है ना, क्योंकि बेस खतरनाक है और जो एसिड है वो थोड़ा लो है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है वो हमें कैसा लगेगा? एल्कलाइन वहाँ पे हमको शो करेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर्टी बेस की थी उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इन सब में से वाटर के अंदर सॉल्युबल कौन होता है? तो देखो वैसे हमारे बहुत ही कम ऐसे मेटल कार्बोनेट होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन उन बहुत ही रेयर जो हमारे मेटल कार्बोनेट हैं, उनमें से वन ऑफ द हमारा मेटल कार्बोनेट है जिसकी हमें बात कर रहे थे, वॉशिंग सोडा वाला, या जिसको सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा तो खैर 10 क्रिस्टल वाटर के भी आगे, सोडा ऐश की बात कर रहे हैं, Na2CO3। तो Na2CO3 हमारा एक ऐसा रेयर मेटल कार्बोनेट्स में से एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट वन ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स है जो कि हमारे सिलेबस में है, उनमें से एक कार्बोनेट है जो कि क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वॉशिंग सोडा इज डैश क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा जो होता है वो डैश क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, किस तरीके का होता है? तो अगेन ये भी कलर के ऊपर बात है। वॉशिंग सोडा हमारा होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड डिटर्जेंट या क्लींजिंग प्रॉपर्टी। ये जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं ना, इन सब में से किसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है? मतलब ऐसा कुछ धोने के काम जो आ रहा है, मतलब डिटर्जेंट टाइप प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास है यहाँ पे? अब देखो जितने कंपाउंड अभी पढ़ोगे ना, उनमें से एक ही के नाम के आगे आ रहा है वॉशिंग सोडा। नाम से ही क्या बता रहा है? वॉशिंग, धुलाई करनी है, ठीक है। धुलाई किससे? डिटर्जेंट, सोप, इन चीज़ों से ऐसी तो होती है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया? वॉशिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ यूज़ होती है? अब ये देखो, ये चीज़ मैं सोच रहा है कि इस बार भैया को क्या हो गया कि ऑप्शन नहीं समझा रहे हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें बहुत कम होगी, याद करने वाली बहुत सारी हैं। तो जहाँ पे समझाने वाली आएंगी वहाँ पे समझाएंगे भी, लेकिन अभी याद करने वाली चीज़ें, तो इसमें क्या लॉजिक कि सोडा ऐश नहीं होता है तो भाई वो नहीं यूज़ होता है, वो नहीं यूज़ होता परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे क्या होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी है, सिर्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारी क्या है कि परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की है वो इसको रिमूव कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर सोडियम ऑक्साइड होता है। तो देखो बेकिंग सोडा का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो हमारा होता है बेकिंग सोडा, वही वाला जो हमारे खाने वगैरह में भी पड़ता है। अब जनरली हम घर में यूज़ नहीं करते बेकिंग सोडा को इतना ज़्यादा, क्योंकि घर में हमें थोड़ा सा खाना बनाना है, इतना जल्दी हमको कोई इसको बहुत जल्दी पकाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। और फिर घर में हमारी अपनी अलग घरेलू टेक्निक्स होती हैं, उसको भिगा दी दाल और ऐसे करके। बट जहाँ पे
बहुत काफ़ी अमाउंट में खाना वगैरह बन रहा होगा, उस जगह पे हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। इसीलिए तुमने बेकिंग सोडा, अब तुम सोचोगे अरे यार बुक में तो लिखा है कि घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, घर में तो है नहीं बेकिंग सोडा, तो रेयरली यूज़ होता है घर वगैरह में, ज़्यादातर शादी वगैरह जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ खाना बनना है वहाँ पे ऐसे टाइम पे यूज़ होता है। तो यानी कि हमारा केमिकल जो नेम है बेकिंग सोडा का, वो हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका नाम है। तो बेकिंग सोडा बेकिंग के लिए जो यूज़र है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, देखो नाम क्या बोला था तुमने बेकिंग सोडा का भी पिछले वाले क्वेश्चन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें कौन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। यानी कि ये देखो नाम से पता लग रहा है, पहले सोडियम आ रहा है उसमें, फिर हाइड्रोजन भी आ रहा है, फिर कार्बोनेट भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, कुछ नया नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ अलग नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, एक दूसरा नाम है बस उसका, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर वही वाला अपना, कौन सा इसमें से हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड। खाने को जल्दी पकाने के लिए कौन यूज़ होता है। अब मैंने क्या बताया था, शादियों में बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे इतना सारा खाना बनाना है भैया, तुम इतनी दाल को उबालने चले इतने लोगों के लिए, इतने उसमें तो लग गया वहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, बेकिंग सोडा यूज़ होता है। अब बेकिंग सोडा यूज़ होता है तो लेकिन ऑप्शन में तो बेकिंग सोडा है नहीं, तो ऑप्शन में लेकिन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो है, तो यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है वो किस तरीके का होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं इसके, या ब्लू क्रिस्टल या येलो क्रिस्टल होते हैं। तो देखो जो हमारा वॉशिंग सोडा था वो था ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, लेकिन जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसके हमारे होते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्हाइट क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब में से कौन सी जो बात है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में सही है। इसके वाइट क्रिस्टल होते हैं, क्या ये बात सही है, तो हाँ ये बात तो सही है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। फिर है स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब स्पेयरिंगली का मतलब ऐसा हुआ कि हाँ ठीक ठाक, मतलब वो घुल जाएंगे पानी में, थोड़ा आनाकानी करेंगे बस घुल जाएंगे, ठीक है ऐसे करके, तो हाँ ये बात भी सही है। देखो ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब स्पेयरिंगली को ऐसे भी कह सकते हो कि हार्डली, बड़ी मुश्किल से, मतलब दिक्कत आएगी पर ठीक है घुल जाएगा ऐसे करके, इस टाइप से। सी है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। अब जब व्हाइट क्रिस्टल ऑप्शन में बोल दिया तो फिर ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है, यानी कि ए और बी तो सही बात है। तो ए और बी जो दोनों मिला के जो सही बात है वो हमें किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है उसमें हमको यहाँ पे दोनों दे रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का, देखो बेकिंग सोडा की बात नहीं हो रही है, चेंज हो गया टॉपिक, बेकिंग पाउडर की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेकिंग पाउडर जो है वो किस किस चीज़ का कह रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इनमें से बताना है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आ रहे हैं यहाँ पे वो सब में तो 3 ऑप्शन में तो बेकिंग सोडा ही है, तो इतना तो हम समझ गए। देखो भैया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नाम रिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेकिंग सोडा से ही बनता होगा। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, सोडियम कार्बोनेट से तो बनेगा नहीं। चलो अब 3 ऑप्शन में कंप्लीट करना है, मैं देखते हैं कौन जीता है। NaHCO3 में कॉमन सॉल्ट मिलाएंगे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बनता है। NaHCO3 में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, भैया बेकिंग पाउडर बनाना है, खाना है उसे, स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे क्या, मुंह जलाना है क्या किसी का हमको, ठीक है। हाँ दुश्मन कोई होगा तो तब तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे, पर नहीं हमें भी खाना है भैया, वो केक वगैरह जो भी बेकिंग पाउडर जिसमें भी पड़ेगा तो उन सब चीज़ों को हमें भी खाना है। तो NaHCO3 में हम एक माइल्ड एसिड डालेंगे। माइल्ड एसिड का मतलब वो हल्का एसिड, मतलब वो कोई खतरनाक एसिड भी ना हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू एरेट द डफ वाइल मेकिंग ब्रेड। जो डफ होता है, डफ मतलब जो हमने मैदा गूंदा हुआ है या आटा जो गूंथा हुआ है, अगर उसको तुम्हें एरेट करना है, एरेट का मतलब क्या होता है, तुमने देखा होगा ब्रेड जो होती है हमारी, ब्रेड के बीच में पोर्स टाइप के भी होते हैं ना हमारे, ठीक है। अब जो ब्रेड के बीच में पोर्स यानी कि एक्चुअल में पोर्स क्या है, वहाँ से एरेट एयर निकली है वहाँ से, ठीक है। ऐसा करने के लिए तुम उसमें, यानी कि क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, अच्छा गैस बतानी है कि कौन सी इनमें से गैस है जो कि यहाँ से एरेट हो रही है, बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड जहर, ये थोड़ी डाल देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन। तो देखो होता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, अभी मैंने क्या बताया था बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, एक हमारा बेकिंग सोडा प्लस उसके साथ में कोई एक हल्का एसिड मिला है। जब तुम दुकान से लेके आते हो ना बेकिंग पाउडर को, तो होता क्या है, वो जो पैकेट मिलता है तुम्हें बेकिंग पाउडर का, उसके अंदर कुछ नहीं होता, बेकिंग सोडा होता है और एक उन्होंने ना कोई हल्का सा एसिड डाला हुआ होता है उसके अंदर, मिक्स नहीं हो रहा क्या होता है उस टाइम पे,
उन्होंने सिर्फ ऐसे पाउडर फॉर्म में दोनों डाले, मिक्स रिएक्शन नहीं हो रखी अभी दोनों की, बस दोनों को एक साथ डाल रखा है। अब वो जो माइल्ड एसिड है वो तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, ठीक है। वो तो माइल्ड एसिड होगा बस कोई सा हल्का, तो टार्ट्रिक एसिड है कोई भी। जब दोनों को मिलाते हैं ना तो वहाँ पे होता क्या है, जब दोनों की रिएक्शन, जब तुम अपने केक में डालोगे, केक में क्या है, वाटर है। अब वाटर जब आ जाता है ना, प्ले करता है वाटर, तो वाटर की वजह से क्या होता है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन करते हैं। जब तक दुकान से पैकेट खरीद के हम लेके आए थे तब तक ये दोनों के दोनों ऐसे ही थे वहाँ पे प्रेजेंट, तब तक इन्होंने कोई रिएक्शन और ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। लेकिन तुमने वहाँ पे अपने गूथे हुए आटा या मैदे के ऊपर डाल दिया इसको, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वाटर मिल गया इसे, इनको मिक्स होने का, इनको रिएक्शन करने का ऑप्शन मिल गया। अब जब ये लोग यहाँ पे रिएक्शन करेंगे ना, तो रिएक्शन करने पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के लिए अपने जगह ढूंढेगी, भैया निकलने तो कहाँ फंसा दिया तुमने। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकल रही होती है ना वहाँ से बाहर, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने निकलने के लिए वहाँ पे जगह बनाती है, और वो जो उसने जगह बनाई है ना, वही जगह है तुम्हारा ब्रेड के बीच में छेद देखे होंगे, बंस जो होते हैं उसके बीच बीच में वो जो पोर्स देखे, जो केक के नीचे वाली जो ब्रेड होती है उसमें देखे होंगे पोर्स, तो ये पोर्स वहीं से डेवलप होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वहाँ से हमारी क्या होती है, वहाँ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड इट आल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बट स्टिल इट इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड ड्यू टू। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि बेकिंग सोडा और जब एसिड को मिलाते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तुम नॉर्मली अगर जो बेकिंग सोडा है अपना सोडियम कार्बोनेट, तुम उसको भी अगर हीट करोगे ना तो वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। तो ये यही कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे थे तुमने इतना खर्चा बढ़ा दिया, वहाँ पे माइल्ड एसिड को भी डलवा दिया। भैया जब सोडियम कार्बोनेट को भी हीट कर रहे थे तो वहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो तब भी निकल रही थी, तो तुमने ये फिर एक्स्ट्रा क्यों करा वहाँ पे, है ना, क्यों बेवजह खर्चा बढ़ाया। तो देखो ऐसा होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सॉरी सोडियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, ठीक है, तो जब वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा बेकिंग सोडा है जब हम उसको हीट करने होंगे तो वहाँ पर बन रहा होता है सोडियम कार्बोनेट, और भैया सोडियम कार्बोनेट होता है एकदम जहर, खा नहीं पाओगे, एकदम कड़वा बेस, ठीक है। और तुम्हें क्या केक ऐसा चाहिए कि मुंह में डाला और जहर एकदम, ठीक है, जहर मतलब कि कड़वा, बिटर टेस्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसलिए वो यूज़ नहीं होता क्योंकि उसका टेस्ट हो जाएगा बहुत ही कड़वा। तो ये पंजेंट स्मेल, हाई कॉस्ट और हाईली कोरोजन नेचर, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा टेस्ट का इशू है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, बिटर टेस्ट की वजह से। जब हमने एसिड डाल दिया तो एसिड के डालने की वजह से क्या हुआ, उसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो गया, अब वो टेस्ट बढ़िया सा टेस्ट आएगा, तो ये रीज़न होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। इन सब में से बेकिंग सोडा का कौन सा यूज़ नहीं है। एज अ एंटासिड के जैसा यूज़ नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर या प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो देखो एंटी एसिड के जैसा, एंटासिड मतलब एंटी एसिड, एसिड का उल्टा। तो देखो जब भी हमको एसिडिटी वगैरह होती है पेट में तो उस टाइम पे हम खा रहे होते हैं, मतलब खा सकते हैं, खा रहे नहीं होते वैसे तो आजकल सब लोग इनो काम शुरू 6 सेकंड में, ठीक है, सब लोग यही कर रहे होते हैं, बट हम क्या करते हैं घरेलू नुस्खा, मतलब ये बेकिंग सोडा को भी खा सकते हैं। क्यों, पेट में एसिडिटी हो गई, एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई ड्यू टू सम रीज़न, वो भी आगे बताएंगे। एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई जिसकी वजह से हमने क्या करा, बेकिंग सोडा खाया। बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, एसिड हमारे पेट में है, बेस मैंने खा लिया, पेट हो गया न्यूट्रल, तो मेरे को जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वो मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो एंटासिड के जैसा तो ये यूज़ होता है। थर्ड ऑप्शन है, सेकंड बता रहा अभी, सेकंड तो आंसर है ना, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगेन जब भी हम किसी में क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी बेकिंग जो सोडा है उसमें जब एसिड डाल रहे थे तो तुम्हें याद होगा बेकिंग सोडा में एसिड डालने पे वहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी रिलीज होता है। तो कार्बन वाटर जो होता है वो भी बुझाने का काम कर रहा है, भाई आग में पानी डालोगे तो आग तो बुझेगी, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो वहाँ पे फायर जो भी आग होती है ना, आग के आसपास ना एक ब्लैंकेट से क्रिएट कर देती है, ब्लैंकेट में एक चादर से ढक दिया, आग को कार्बन डाइऑक्साइड की चादर से ढक दिया तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी, और आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होता है, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर भी कैसा, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कैसा रहता है, एक सिलेंडर रहेगा, नीचे तुम्हारा यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है वो रहेगा, ऊपर एक ना एसिड का एक ऐसा कंटेनर सा रहेगा। जब तुम वो जो होता है दबाने का प्लंजर बोलेंगे उसको, जो भी, जब तुम उस बटन को ऐसा करके दबाओगे तो होता क्या, कुछ नहीं होता, अंदर क्या होता है, एसिड जो होता है ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर गिर जाता है, और यहाँ रिएक्शन हुई बेकिंग सोडा और उसके ऊपर गिर गया एसिड। अब तो भैया निकलेगी यहाँ से वाटर और यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या करेगा, आपको बुझाने का काम करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अरे भैया अभी तो देखा बेकिंग सोडा ही से तो बेकिंग पाउडर बना रहे थे, क्योंकि बेकिंग सोडा कड़वा हो जा रहा था हमारा खाने में, तो बेकिंग पाउडर तो इसी से बनाते हैं। यानी कि कौन सा यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे वॉशिंग क्लोथ, अरे कपड़े थोड़ी धोगे, मतलब बेकिंग सोडा से कौन कपड़े धो रहा है भाई, खाने बनाने के सामान से कपड़े धोगे क्या? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर है अ सब्सटेंस डेट रिमूव कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, जो कलर्ड जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कलरफुल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है ब्लैक कलर है यहाँ पे, ठीक, कोई सा भी कलर है यहाँ पे, ठीक है, उसको उसके कलर को रिमूव करने का काम करता है। कहीं पे कलर रखा, उसको कलर को डिकलराइज करेगा, मतलब तो ऐसा हमको इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट या सोप। तो भैया सोप तो अपना वही नहाने नोने धोने के काम आता है, डिटर्जेंट कपड़े कुपड़े धोने के काम आएगा, डिसइंफेक्टेंट तो कहीं पे किसी चीज़ को जो इन्फेक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो तुम्हारे बैक्टीरिया और ये सब जो चीज़ें होती है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इन चीज़ों को किल करने के काम आता है। तो बचा क्या, ब्लीचिंग एजेंट। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो जो भी कलर को रिमूव करे वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग एजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऐसा कोई एक सब्सटेंस जो कि हमारा क्या कर रहा है, जर्म्स को किल करने के या बैक्टीरिया को किल करने के काम आ रहा है। तो ये तो बता ही दिया ना भाई, डिसइंफेक्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है इन्फेक्शन को किल करे, जो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉर्मूला, अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2। तो ये तो भैया याद करने वाली। तो देखो होता क्या है, CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। CaOCl2 ये इसका फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज। ब्लीचिंग पाउडर को और क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, नीम कहते हैं, नीम कहते हैं, क्या डाल दिया ये, नीम, ठीक है नीम कहते हैं, या क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। अब पता नहीं नीम क्यों ऑप्शन में डाल दिया, पता नहीं क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। लाइम का क्लोराइड क्यों बोला, जरा चलना क्वेश्चन नंबर 30 पे ऑप्शन देखना, फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है, भूलना नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, लाइम कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम कहते हैं, ये उसके नाम है। तो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्लोरीन, तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्लोराइड नहीं हो गया ये, यानी कि लाइम का क्लोराइड नहीं हो गया ये। तो ऑप्शन नंबर 31 यानी कि क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। तो भाई अगर तुमने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर तो काफ़ी यूज़ नॉर्मली भी हम करते हैं, तो वाइट कलर का पाउडर होता है, बिल्कुल सही है। गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। भैया क्लोरीन से किसी चीज़ को बनाओगे और क्लोरीन की स्मेल ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सॉल्युबल इवन इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी सॉल्युबल होता है क्या? आहा भैया जब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन देते हैं तो आंसर वही होता है फिर इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट बात है, ये इवन ठंडे पानी में भी सॉल्युबल होता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड वाइल डिजॉल्विंग ब्लीचिंग इन वाटर इज एक्चुअली, ब्लीचिंग वाटर मतलब ब्लीचिंग पाउडर है वो, ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर इज एक्चुअली, ये कह रहे हैं जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलते हैं, तो अभी तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि हाँ भैया वो पानी में घुल जाता है ऐसे करके, लेकिन पता क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलते हैं कुछ पार्ट ना ऐसा रह जाता है जो डिजॉल्व नहीं हो पाता पानी में, वो ना मतलब घुलता नहीं, वो रह जाता है। तो ये कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर क्लोरीन है, ये 3 चीज़ें हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कौन सा वो पार्ट है जो कि घुल नहीं पा रहा है उसके, तो वो हमारा कौन होता है, लाइम होता है। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसकी रिएक्शंस को देखा था कि ये डिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, ये इनसॉल्युबल था वाटर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या चीज़ को प्रोड्यूस यहाँ पर करता है ये हमको बताना है। क्लोरीन को प्रोड्यूस करेगा, लाइम को करता है, या ऑक्सीजन को करता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी नहीं करता। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है क्लोरीन को। अब देखो एक बात समझो भैया, यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअल में जो ब्लीचिंग पाउडर है ना वो मैंने इसीलिए बना रखा है, देखो मैं क्लोरीन को स्टोर करता, अब किसी एक्चुअल में जो मेन है वो क्लोरीन,
मैं क्लोरीन को स्टोर करता, स्टोर करने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने कहा स्टोर करने की यार जगह नहीं मिल रही, गैस है कहीं उड़ जाएगी यार, संभालना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है मतलब ऐसे करके। तो मैंने क्या करा, मैंने क्लोरीन को ना एक ऐसे तरीके से संभाल दिया, मतलब पैकेट के अंदर ऐसा समझो कि मैंने क्या बोला, लाइम के साथ में उसको मिक्स कर दिया। मैंने कहा लाइम तुम इसको क्लोरीन का ध्यान रखना, इसको कहीं भागने मत देना। लाइम ने कहा बिल्कुल सर, जब आपको जो होता है मेरे से ले लेना। मैंने कहा तुमसे कैसे लूँगा, तुम तो रिएक्शन करके बैठ गए क्लोरीन के साथ में। तो लाइम ने बोला अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करना, डाइल्यूट एसिड ले आना कोई सा, आप मुझे डाइल्यूट एसिड पकड़ा देना, मैं आपको लाइम पकड़ा दूंगा। तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, क्लोरीन जो गैस होती है वो रिलीज़ होती है। तो जो मैंने स्टोर करने को दिया था मेरे ब्लीचिंग पाउडर को, उसने मुझे वो बाद में वापस कर दिया। बस मैंने उसको थोड़ा सा, भैया कहीं पर किसी को कुछ काम करने को बोलेगा तो फीस लेगा ना उसके बदले, तो फीस क्या दे रहे हो, डाइल्यूट एसिड एज अ फीस दे रहे हो तुम उसे। अब आता है ऑप्शन नंबर 35, द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर में मैंने ये फॉर्मूला ऐसे बना रखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें मैंने क्या बोला कि वो जो लाइम था ना, मैं उसको चाहिए भी नहीं था मुझे लाइम, ठीक है, लाइम का कोई काम भी नहीं था। पर लाइम के मेरे को ना जरूरत लाइम की क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने कहा यार क्लोरीन को संभालूं कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। जबकि एक्चुअल में जो असली ब्लीचिंग एजेंट होता है वो तो क्लोरीन होता है, मतलब एक्चुअल में जो कलर को डिकलराइज करने का काम होता है ना, वो क्लोरीन का होता है एक्चुअल में। पर अब तुम कहोगे फिर तो वो कैल्शियम ऑक्साइड वो लाइम क्या था, वो इतना लंबा फॉर्मूला क्यों बता दिया, फिर पहले बोलते थे क्लोरीन है हमारा। तो देखो क्लोरीन को संभालेंगे कैसे, वही गैस को स्टोर कहाँ करके रखूँ, तो मैंने लाइम को बोल दिया भाई पकड़ के रख ले, थोड़ी देर आ रहा हूँ अभी, जरा देता हूँ तुझे डाइल्यूट एसिड बाद में, मतलब और उसके बदले तू क्लोरीन दे दियो मेरा वापस, जो तेरे को रखने को दिया है मैंने संभालने को। तो ये चीज़, तो रियल असली जो ब्लीचिंग एजेंट है ना ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, वो क्लोरीन ही है। कैल्शियम ऑक्साइड का तो इतना काम ही नहीं है, वो तो बस स्टोर कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स डैश प्रॉपर्टी। अब बात ये आती है कि क्लोरीन ब्लीचिंग कर रहा है, ठीक है, डिकलराइज कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्या खास बात है इसमें जो बाकी लोग नहीं कर रहे और ये बड़ा ब्लीचिंग एजेंट बना फिर रहा है, ऐसा क्या बात हो गई इसमें, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। तो देखो क्लोरीन के पास क्या प्रॉपर्टी है, क्लोरीन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये समझो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसे ना इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, बस इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन को लेने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो मतलब क्लोरीन क्या करता है, अपना रिडक्शन करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगता है मतलब, और खुद का रिडक्शन करवा लिया, और जिसका इलेक्ट्रॉन लिया उसका फायदा होता है। ये मत समझना और उसका तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, उसका हुआ ना रिडक्शन, तो भैया नहीं 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 नहीं, नेगेटिव चीज़ है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना घाटा कर लिया, अपना रिडक्शन कर लिया, मतलब घाटा घोटा कुछ नहीं हो रहा है तो बताने की बात है मेरी, ठीक है, बट अपना वो कर लिया रिडक्शन। अच्छा, क्लोरीन ने अपना रिडक्शन करा, यानी कि दूसरे का क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन किया होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है, तो दूसरे का किया होगा ऑक्सीडेशन। यानी कि क्लोरीन कैसा एजेंट है, यानी कि क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक्चुअल में क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके भागने की जो प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी है इसका ब्लीचिंग एक्शन, यही है और कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, और जो तुम्हारे जो कलर्स वगैरह आते हैं, ये जब तुम 11th में जाके और थोड़ा सा 12th में ही पढ़ोगे इन चीज़ों को जाके, एक्चुअल में जो कलर्स वगैरह ये जो होते हैं, ये अब अभी देखो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत लंबी थ्योरी भी समझानी पड़ेगी वरना मेरे को, शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ही की वजह से होते हैं वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ये लेन देन का काम किसने करा, क्लोरीन ने करा। तो क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हुआ ना यहाँ पे सारा का सारा कलर। तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, उसके अंदर ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो उसके अंदर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इन सब में से कौन सा ऐसा काम है जो कि ब्लीचिंग पाउडर का काम नहीं है, मतलब वो तो मतलब बेवजह है, ऐसा ब्लीचिंग पाउडर काम नहीं। मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म वही वाला जैसे ऐसे होता है ना, वो ऐसे सूंघा, वो पुरानी मूवी में सूंघाते थे ऐसे करके, और फिर बोलते थे ना ऐसे करके कि फिर फ़ोन करके बोलते थे, हाँ भाई काली पहाड़ी के पीछे आ जाना अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो ठीक है ऐसे करके। तो ऐसे वो जो मूवीज़ होती वो वही तो होता था, माँ को क्लोरोफॉर्म सुखा के गुंडा भाग जाता था, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी यूज़ होता है। फिर डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, वाटर में से अगर कोई इन्फेक्शियस जो चीज़ है, बैक्टीरिया वगैरह, इनको किल करने के इनके भी काम आता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तुमने देखा होगा बरसात वगैरह के टाइम पे तुम्हारा जो पानी होता है, कई बार उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, हम कहते हैं यार आज पानी अजीब सा आया, मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें। तो एक्चुअल में वो हमारी क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल होती है, क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है इसीलिए पानी से। क्यों? क्योंकि वो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है, और बरसात के टाइम पर भाई पानी पुनी थोड़ा सा गंदा गुंदा हो जाता है, इतना पानी पुनी पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, वो तो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ये भी बात सही है।
फिर डी वाला ऑप्शन है, सी आंसर है ना, क्योंकि इसलिए अभी नहीं बता रहा, पहले डी बता रहा हूँ। मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, वुल जो होती है हमारी वो अनश्रिंकेबल बन जाती है। श्रिंक मतलब डूब नहीं रही वो हमारी, वो क्या होती है अनश्रिंक। तुमने देखा होगा वुल कैसी होती है, फ्लफी सी नहीं होती है ऐसे करके, तो वो हमारी किसकी वजह से हो रही है, अगेन ब्लीचिंग पाउडर की वजह से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता था, वॉशिंग सोडा, याद आया, वॉशिंग सोडा रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस। तो यानी कि कौन सा हमारा यहाँ पे जो है ये यूज़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यूज़ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहे हैं यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घर में देखा होगा ऊपर डेकोरेशन वगैरह जो घर में होती है, पीओपी जिसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि केमिकल नेम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम हमारा क्या है, पहले दिया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पे। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा। अब देखो अभी मैंने इसका नाम क्या बताया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट तो हमको दिख रहा है, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है उसको किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाता है, किस चीज़ से उसको बनाया जाता है, बेकिंग सोडा से बनाते हैं, बेकिंग पाउडर से, वॉशिंग सोडा से या जिप्सम से। अब एक चीज़ देखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के अंदर आता है सोडियम, तो भैया सोडियम तो हमारे उसमें है ही नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जिप्सम करेक्ट आंसर होगा। अब जिप्सम का अभी फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन है ना जिप्सम के ऊपर। अब आता है 41, केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, फिर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास आधा वाटर का मॉलिक्यूल था, बस इतना फर्क है, आधा और उसके पास दो है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला नाम याद करो ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दो वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वाइल प्रिपेयरिंग पीओपी जिप्सम इज नॉट हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, ये कह रहे हैं जब पीओपी को जब हम क्या करते हैं बना रहे होते हैं जिस टाइम पे, क्योंकि जिप्सम से पीओपी को हम बनाते हैं, ठीक है। तो जिप्सम से जब पीओपी, जिप्सम के पास है दो वाटर के मॉलिक्यूल, पीओपी के पास होता है आधा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, जिप्सम के पास में दो वाटर के मॉलिक्यूल थे, दो वाटर के मॉलिक्यूल में से हमने क्या करा, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से उड़ाना है और आधा वाटर का मॉलिक्यूल रख देना। अब तुम कहोगे हैं आधा, ये कब से होने लगा मॉलिक्यूल का आधा? अरे एक्चुअल में आधा नहीं होता, वो रेशो की बात हो रही है अभी, आधा उधा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। आधे की बात होती नहीं है वहाँ पे, वो रेशो बता रहे हैं अभी। तो ऐसा समझो, एक जो जिप्सम का मॉलिक्यूल है उसके पास में हमारे क्या थे, दो वाटर के मॉलिक्यूल थे, उसमें से 1.5 को उड़ाना है, आधे को रखना है। तो ये बड़ा सेफ्टी से काम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं मैंने ज़्यादा हीट कर दिया, पता लगे वो आधा भी उड़ गया। तो ये वही बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं करते। क्यों? अरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट इसलिए नहीं करते, पूरा वाटर थोड़ी उड़ जाए, पूरा वाटर उड़ जाएगा मतलब, तो हमें नहीं उड़ाना पूरा वाटर, फिर पीओपी थोड़ी बनेगा। तो ये कहने कि क्योंकि उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाएगा पूरा का पूरा, वरना ये भी सही बात है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज ऑब्टेन, जब पूरा वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा दोगे तो बचा क्या, कैल्शियम सल्फेट बचेगा सिर्फ। और ऐसे कैल्शियम सल्फेट को या ऐसे किसी भी कंपाउंड को जिसके पास हमारा कोई भी वाटर का क्रिस्टल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब वाटर, एन मतलब नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बन जाएगा। फिर आता है कि डेड बर्ड प्लास्टर इज फॉर्म, डेड बर्ड जो प्लास्टर है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है उसको डेड बर्ड प्लास्टर कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। ये कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ डैश पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके का डैश पाउडर होता है, कैसा पाउडर होता है? तो पीओपी वगैरह हमारे घरों वगैरह में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो पीओपी जो होता है हमारा वो क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। पीओपी इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज, पीओपी जो है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो इट बिकम्स वेट, क्या वो गीला हो जाएगा क्या? नहीं। इट कॉज द स्लो सेटिंग ऑफ पीओपी या इट चेंजेस कलर। देखो होता क्या है,
अगर मान लो पीओपी जो है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो कहीं से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, स्लो सेटिंग ऑफ पीओपी। पीओपी जो है वो बहुत ही अच्छे से जो सेट है वो नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो पीओपी ऐसा समझो खराब हो जाएगा ऐसे, जैसे वो नहीं होता कि सीमेंट का कट्टा जम गया ऐसा करके तो सीमेंट खराब हो गया ऐसे ही पीओपी अगर मॉइस्चर को जो प्रूफ कंटेनर उसके अंदर नहीं रखा गया तो मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से हमारा पीओपी खराब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। हमारी कोई बोन वगैरह मान लो टूट गई, हमारी मतलब मेरी नहीं, ठीक है, अगर किसी की हड्डी उड्डी टूट रही है भाई कहीं की, तो उसको मान लो कई बार होता है कि हमें डॉक्टर बोलता है कि भैया इसको हिलाना मत, ठीक है, ये हड्डी है इसको हिलाना मत, इससे नीचे हाथ मत करना। अब मान लो हम ये कैसे सेटअप करेंगे कि इससे नीचे हाथ ना करें या इससे ऊपर हाथ ना करें, ऐसे करके भाई दिन भर में इधर से उधर हाथ हिलेगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, बोलता है भैया तुम तो ध्यान रखोगे नहीं, तो तुम तो यहाँ पे क्या करोगे कि तुम हाथ यहाँ पे हिलाते रहोगे। तो इसलिए वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, तुमने देखा होगा व्हाइट कलर का जो प्लास्टर रहता है, तो एक्चुअली वो प्लास्टर क्या होता है, वो प्लास्टर होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो क्या होता है पीओपी होता है। तो पीओपी क्या होता है, बहुत हार्ड बन जाता है, हार्ड सेटअप हो जाता है उसका, तो जिसकी वजह से अब तुम हाथ ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, मूव तुम करना भी चाहो तुम कर ही नहीं सकते हो, हार्ड सेटअप हो गया वो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रेटेड कंपाउंड। इन सब में से हाइड्रेटेड कंपाउंड कौन है। हाइड्रेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसके साथ में वाटर भी होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश। तो इनमें से देखो वॉशिंग सोडा जो है उसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो इसके पास हमारे 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि हाइड्रेटेड है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनहाइड्रस कंपाउंड। इन सब में से एनहाइड्रस कंपाउंड कौन है। एनहाइड्रस का मतलब जिसके पास एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब वाटर, एन मतलब नहीं है, जिसके पास वाटर नहीं है। सोडा ऐश, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास में आधा क्रिस्टल है वाटर का, ठीक है, वॉशिंग सोडा के पास में 10 क्रिस्टल वाटर के, जिप्सम के पास में हमारे क्या है 2 क्रिस्टल है वाटर के, ठीक है। सोडा ऐश हमारा क्या था, ठीक है, सोडा ऐश हमारा था एकदम सूखा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके पास कोई वाटर का वो नहीं है कुछ भी क्रिस्टल, तो ये हमारा क्या है एनहाइड्रस कंपाउंड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स डैश टू द कंपाउंड। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो जो भी कंपाउंड आ रहे हैं उनके साथ में, जो भी ऐसे कंपाउंड आ रहे हैं जिनके साथ में वाटर का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जुड़ा है, 10H2O, 5H2O, ऐसा कुछ भी अगर जुड़ा हुआ है जो भी मॉलिक्यूल है, तो उनके हमारा क्या होता है, उनको उसको हम बोलते हैं, वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वाटर का क्रिस्टल इसके साथ जुड़ा है। तो इसका एक टॉपिक भी दिया होगा तुम्हारी बुक में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको हम कहते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारे कंपाउंड को शेप देता है, साइज देता है, कलर देता है, या बोथ शेप एंड कलर देता है। तो ये देखो भाई साइज तो नहीं देगा, साइज क्या बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा उससे कोई मॉलिक्यूल, तो ये शेप और कलर देता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे, और देखोगे भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका कलर चेंज होता है अगर वो वाटर के साथ आते हैं, रंग बदल, भाई देख रहे हो वाटर के साथ आके रंग बदल ले रहे हैं अपना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, कॉपर सल्फेट इज ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये 4 ऑप्शन है, कार्बोनेट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से और सल्फाइड की वजह से। अगर वीडियो को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एनालाइज किया और देखा है तो इसका आंसर भी एकदम करेक्ट समझ जाओगे। अब ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करो नीचे कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा तो उसके आंसर को मैं हार्ट और रिप्लाई तो दे ही देता हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें आइडिया लग जाएगी किसका जो आंसर है वहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगे, और ये पूरी की पूरी जो MCQ सीरीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी नीचे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ही बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।